गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन। शॉर्ट हैंड हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। डिक्टेशन की स्पीड 80 और 100 शब्द प्रति मिनट। 80 शब्द प्रति मिनट दैनिक जागरण और 100 शब्द प्रति मिनट जनसत्ता से लिया गया है। तो चलिए इसके पहले हम इसकी आउटलाइंस की एक झलक देख लेते हैं। हालांकि आउटलाइंस की पीडीएफ एंड इसकी पीडीएफ दोनों टेलीग्राम पर भेजी जाती है। टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया होगा, अगर नहीं ज्वाइन किया है तो जस्ट हमें कमेंट करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स शेयर करें। कमेंट करेंगे तो हम रिप्लाई करके टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसकी आउटलाइंस देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने जागरण का बनाया है, फिर उसके बाद जनसत्ता का। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखने के बाद फिर डिलीट कर सकते हैं, मेमोरी फुल ना हो इसके लिए, क्योंकि पीडीएफ तो भेजी जाती है बाद में। अगर आप इसके साथ ही देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसे वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिक्टेशन लिखने से पहले। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की ओर। डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करें मॉर्निंग स्टेनो सीरीज़ के अलावा उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। गोवा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इजरायली फिल्मकार नदव लैपिड ने जूरी प्रमुख की हैसियत से चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगंडा और घटिया करार देकर कितना बेहुदा काम किया, इसका पता भारत में इज़राइल के राजदूत की ओर से उन्हें लताड़े जाने और भारत से माफ़ी मांगने से चलता है। एक फिल्मकार होने के नाते नदव लैपिड को द कश्मीर फाइल्स में कुछ खोट नज़र आ सकता है, लेकिन आखिर वह कश्मीरी पंडितों के अत्याचार को बयान करने वाली फिल्म को घटिया बताकर उनके जख्मों पर नमक कैसे छिड़क सकते हैं? क्या जूरी प्रमुख के तौर पर उन्हें जो फिल्में पसंद नहीं आईं, उनके विरुद्ध भी उन्होंने ऐसा ही अनर्गल प्रलाप किया? पैरा। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उन्होंने एक एजेंडे के तहत इस फिल्म पर निशाना साधा। एक यहूदी होने के नाते उन्हें यदि इसका थोड़ा सा भी भान होता कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे भीषण अत्याचार सहे, तो शायद वह बेहूदगी दिखाने से बचते। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि द कश्मीर फाइल्स किसी समूह के अत्याचार पर बनी कोई पहली फिल्म नहीं। ऐसी फिल्में दुनिया भर में बनती रही हैं, इनमें से कुछ तो दुनिया भर में सराही गई हैं। पैरा। दी कश्मीर फाइल्स के साथ फिल्म सिंडलर्स लिस्ट की चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि वह नाजी जर्मनी में यहूदियों के भयानक दमन को रेखांकित करती है। आखिर एक यहूदी फिल्मकार कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर इतना संवेदनहीन
कैसे हो सकता है। फिल्मकार नदव लैपिड की संवेदनहीनता पर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्य अनेक लोगों का विचलित होना स्वाभाविक है। लैपिड कुछ भी सोचें, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि द कश्मीर फाइल्स ने होलोकास्ट यानी यहूदियों के संहार की याद ताज़ा करने का काम किया था। वह इससे अनजान नहीं हो सकते कि होलोकास्ट पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। पैरा, यह आश्चर्य की बात है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार से अच्छी तरह परिचित लोग राजनीतिक कारणों से या द कश्मीर फाइल्स के प्रति अपने अंध विरोध के चलते नदव लैपिड की अवांछित टिप्पणी पर आनंदित हो रहे हैं। इन्हें परपीड़क के अतिरिक्त और कुछ कहना कठिन है। इन परपीड़कों को यह समझना चाहिए कि नदव लैपिड ने अपने व्यवहार से मेहमान नवाजी का अनादर करने के साथ अपनी नफरती मानसिकता ही दर्शाई। उनकी हरकत सरकार और साथ ही गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजकों के लिए एक सबक है। लैपिड जैसे फिल्मकार को इस समारोह में मेहमान के रूप में आमंत्रित करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि से अवगत होने की आवश्यकता थी। किसी को यह देखना चाहिए था कि वह किस तरह इज़राइल को लेकर ही अवांछित टिप्पणियाँ करते रहे हैं। एक बार तो उन्होंने अपने देश इज़राइल के आत्मा को ही बीमार बता दिया था। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन समाप्त हुआ। अब बारी है 100 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन की। और हाँ, यदि आप हमारे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें या फिर आप डायरेक्ट हमारे पेज पर विजिट कर सकते हैं हैप्पी स्टेनोग्राफी या सरल स्टेनोग्राफी सर्च करके। अगर आपको ज्वाइन करना है एसएससी स्टेनो इत्यादि स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए कमेंट करें या फिर आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होगा 3 सेकेंड बाद। स्टार्ट। खास तौर पर तब जब ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति से संबंधित डेटा या आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उन्हें चोरी होने से बचाना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। गौरतलब है कि करीब 1 सप्ताह पहले एम्स के सर्वर में सेंधमारी की सूचना मिली थी। तब से तकनीकी विशेषज्ञों की लगातार कोशिशों के बावजूद उसे पहले की तरह ठीक करने में कामयाबी नहीं मिल सकी। आशंका जताई जा रही है कि सर्वर में मौजूद करीब 3 से 4 करोड़ लोगों के तमाम आंकड़े पूर्व प्रधानमंत्रियों, मंत्रियों, नौकरशाहों जैसे खास और नामचीन हस्तियों और उनकी सेहत के बारे में दर्ज ब्यौरों या डेटा को चुराया गया है। सवाल यह है कि क्या उनका बेजा इस्तेमाल भी हो सकता है। फिलहाल संबंधित महकमों की ओर से यही कहा जा रहा है कि इसे ठीक करने में कुछ दिन और लग सकते हैं, लेकिन इस घटना के साथ ही इससे जुड़े खतरों को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। पैरा, इस बीच यह खबर भी आई कि सेंधमारी करने वालों ने 200 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की है।
मगर मंगलवार को दिल्ली पुलिस इस बात का खंडन किया। इसके बावजूद यह सच है कि बीते एक हफ्ते से एम्स का सर्वर अगर किसी सामान्य तकनीकी खराबी की वजह से ठप नहीं है तो किसी साइबर अपराधी के नियंत्रण में है। और इस घटना में यही बात अपने आप में सबसे ज़्यादा गंभीर है। पैरा यह केवल कामकाज में असुविधा का मसला नहीं है। एम्स के सभी तरह के कामकाज के लिए तो समांतर वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। तात्कालिक तौर पर सामान्य या पुराने तरीके से भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन मरीजों से जुड़े तमाम ब्यूरो से लेकर सभी तरह की व्यवस्थाओं का जिस तरह डिजिटलीकरण हो गया है, उनका चोरी हो जाना शायद दूरगामी स्तर पर घातक स्थितियां पैदा कर सकता है। यही वजह है कि एम्स के सर्वर में सेंध लगाने के बाद सबसे गहरे सवाल साइबर सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं। पैरा यूँ इससे पहले भी अलग अलग मौक़ों पर किसी संस्थान या कंपनी की वेबसाइट हैक होने की खबरें आती रही हैं और उसी के मद्देनज़र इसके खतरों की भी पहचान की गई है। लेकिन हालत यह है कि देश के नागरिकों के बारे में सबसे संवेदनशील जानकारी जुटाकर उन्हें डिजिटल रूप में रखने की सुविधाएं तो बताई जाती हैं, मगर उनके पूरी तरह सुरक्षित होने को लेकर अब तक कोई आश्वासन नहीं है। पैरा अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हजारों लोगों का डेटा चुरा लिया या बेच दिया गया। सवाल है कि इस तरह डेटा खरीदने या फिर चुराने वाले लोग या गिरोह क्या बेवजह ऐसा करते होंगे? डिजिटल निर्भरता के दौर में डेटा हासिल करके मनमाने तरीके से लोगों पर नियंत्रण की बढ़ती प्रवृत्ति के दौर में इसकी क्या गारंटी है कि किसी व्यक्ति या समूह से संबंधित आंकड़ों या ब्यौरों को हथियार बनाकर किसी बड़े नुकसान को अंजाम नहीं दिया जाएगा? आम नागरिकों से संबंधित निजी जानकारियों के डिजिटलीकरण या डेटा के सुरक्षित होने को लेकर सरकार अक्सर दावे करती रहती है, लेकिन हकीकत किसी से छिपी नहीं है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप किसी एग्ज़ाम स्पेशल की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ हमारे पेड बैच को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डायरेक्ट वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज करिए। धन्यवाद।